बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। तीन खबरें हैं जी। आज के ब्लॉग के तीन मौजूआत हैं जिन पे बात करनी है, और इन मौजूआत में पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तो ये कि पीटीआई वाले अपनी तरफ से जो पसे पर्दा मुकर्ररा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किए हुए थे, उसकी हकीकत क्या है, इनकी तरफ से क्या रिक्वेस्ट की गई और दूसरी तरफ से क्या जवाब आया है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, अमेरिका में सदारती इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो उस वक्त से ये जनाब ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ट्रंप साहब जो है सदारत का ओहदा संभालने के बाद पहला ही काम ये करेंगे कि इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। उधर से उधर से भी समझ लिया जनाब चिट्टा जवाब आ गया हुआ है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों का एक वफद पाकिस्तान आया हुआ है और जेंट्री बीच उसके सरबरा अमरीकी अरबपति सरमायाकारों का एक वफद पाकिस्तान आया हुआ है। जेंट्री बीच उसके सरबरा हैं। उन्होंने साफियों के साथ भी गुफ्तगू की है। रिचर्ड ग्रीनल वाले इशू पे भी बात हुई है और वज़ीर आज़म के साथ भी वफद की मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबरें हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से जो तासर मिलता है, बल्कि जो वाज़ेह होता है, वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए वो खबरें नहीं हैं जो ये अमेरिका से चाह रहे थे कि जनाब ऐसी ही अमेरिका से खबरें आएंगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी को इजलास हो रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के तकर्रर का मामला ज़ेरे गौर आएगा। पांचों हाई कोर्ट से पांच पांच जजेस जो हैं उनके नाम ज़ेरे गौर आएंगे और उनमें से 8 जो जज हैं वो नामजद किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब मामला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो 11 नवंबर 2022 से इस ओहदे पे काम कर रहे हैं और सीनियर तरीन इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट्स में से सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं। तो कहा यह जा रहा है, ख्याल ये किया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद कर दिया जाएगा। इम्कानात हैं, ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है, कानूनी हलकों में ये बातें हो रही है कि आमिर फारूक साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो उसके बाद नया चीफ जस्टिस कौन होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो उसके बाद इनके बाद तो जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिनका कल मैंने जिक्र किया था कि वो कह रहे हैं जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो तो हमारे खत की वजह से आई है, जो हम 6 जजों ने खत लिखा था कि जनाब मुदाखलत कर रहे हैं ISI वाले और हसास अदारे हमारे काम में, और कैमरे लगा देते हैं, खुफिया असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, मुलाकातों की कोशिश करते हैं, किसी न किसी अंदाज में प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। वो खत की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो वो तो कह रहे हैं जब 26वीं आईनी तरमीम जो है ये फुल कोर्ट ही सुनेगी, फिर ही मामला जो है किसी पास से लगना। सुप्रीम कोर्ट है फुल कोर्ट, जैसे वो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते हैं फुल कोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कल ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया तो उन्होंने ये बातें की। तो उसके बाद तो जनाब जो स्टैंप खत था ना, उसके ऊपर जो स्टैंप बने थे, नाम लिखे हुए थे, वो 7 जजों के थे। लेकिन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने उन दस्तखत नहीं किए थे। ये 6 जजों का ही खत था। तो फिर 3 सीनियर तरीन जो जज हैं उनके नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर आने होते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के लिए। तो फिर तो इसमें जनाब मोहसिन कियानी साहब और गुल हसन औरंगजेब साहब और बाकी भी सारे खतों वाले हैं, 2 नए जज हैं। तो वहाँ अगर इस तरह का आप कह लें कि सोच रखने वाले चीफ जस्टिस आ जाते हैं, फिर तो वो गुड टू सी यू वाला मामला हो गया ना। फिर तो वो ख्वाहिशात के मुताबिक कानून की तशरीह करने वाला मामला हो गया। फिर बेंचों की तश्कील भी होनी होती है, फिर आईनी बेंच भी वहाँ नहीं है अभी तक बने हुए, और अगर आईनी बेंच बनते हैं तो वो क्या 2 जजों पे मुश्तमिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो तो फिर सीनियर जजेस जो हैं उनका अमल दखल जो है, और वो 6 जजों का एक अतर मिर्जा साहब ने अमेरिका में खिताब करते हुए ये भी बताया था जनाब ये जो लोग हैं जिन्होंने खत लिखा इनमें ज्यादातर तो वो है जिनको मैंने नामजद किया था इस ओहदे के लिए। तो फिर वहाँ के हालात जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो एकतरफा सी ट्रैफिक नहीं चल पड़ेगी। तो इसका हल क्या हो सकता है? फिर एक हल तो ये है कि आमिर फारूक साहब जो है उनको चीफ जस्टिस के तौर पर कंटिन्यू करवाया जाए, नीचे से बंदे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए जाए। लेकिन वहाँ इस्लामाबाद से खबरें ये हैं कि आमिर फारूक साहब जो हैं शायद खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं।
तो फिर इसका एक और तरीका हो सकता है, आइन में है एक आर्टिकल 200। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं मियां दाऊद एडवोकेट साहब, वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, रानी ले गए थे यार मुज़ाहिर नकवी साहब दा, पहले उन्होंने रिजाइन दिता, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या कहना यार रिजाइन कोई नहीं, तू ये मामला मिसकंडक्ट का मुर्तकब है तो कर जा। उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं लैंड दी बेचारे ਨੂੰ फारा कर दिता गया। तो वो वाले साहब जो उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये बातें काफ़ी अरसे से चल रही थी। उन्होंने वैसे जो ट्वीट किया ना, उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो हैं, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ ये सीनियर 3 हो जाएंगे, तो फिर इनको वहाँ चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक या उनके ट्वीट के मुताबिक। और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इम्कान है कि इन्हीं को वहाँ चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा और इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये उनकी खबर है। और जो आइन का आर्टिकल 200 है ना, वो ये कहता है कि जनाब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में एक जज का जो है वो तबादला हो सकता है। अच्छा, जब तबादला होगा एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो वो अपनी सीनियरिटी जो है वो साथ लेके जाएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो उसकी सीनियरिटी बनती है वो उसके साथ जाएगी। तो अगर इस असूल को देखा जाए तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, इनका तकर्रर हुआ था 8 जून 2015 को, जबकि वहाँ आमर फारूक साहब के बाद जो सीनियर 3 जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब और गुल हसन औरंगजेब साहब, उनका 23 दिसंबर 2015 को तकर्रर हुआ था। अगर सरफराज डोगर साहब वहाँ जाते हैं तो ये उन दोनों से सीनियर होंगे। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि इसके लिए 4 जजों की वो कहते हैं कि रजामंदी चाहिए। एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी रजामंदी चाहिए, फिर दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनकी रजामंदी चाहिए, और फिर जिस जज का तबादला करना हो उस जज की रजामंदी भी जरूरी है। अगर इनमें से एक भी रजामंदी का इजहार ना करे तो फिर वो तबादला नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल ये बातें चल रही हैं और शहराम सरवर साहब का नाम भी सुनने में आ रहा था, तो मैंने ये पता किया तो पता ये चला कि शहराम सरवर साहब से तो किसी ने मैंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा वो तो फिर इसी सूरत में है ना कि अगर कोई राब्ता करे तो मेरे ख्याल में कि शायद मे भी राब्ते शाब्ते किए हों। जो मियां दाऊद ने कहा है कि जनाब सरफराज डोगर साहब वाले हद तक उन्होंने ये कहा है कि जनाब उनकी जहाँ से भेजने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साहबान ने दे दिए। तो अब एक और साहब जो हैं बड़े आइन पे गहरी नज़र रखने वाले साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि ख्याल था उनका कि जुडिशल कमीशन का जो किरदार है ना, इस हवाले से जजों के तबादले के हवाले से उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मामला चैलेंज भी हो सकता है अदालतों में, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी, उनकी सिफारिश एडवाइस पे ये तकर्रर हुआ करते थे। मुतलका चीफ जस्टिस की एडवाइस और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे ये तकर्रर हुआ करते थे। बाद में चीफ जस्टिस से ये इख्तियार वापस लेके ये अब जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया है ये तकर्रियों का जो मामला है इस हवाले से। तो वो कहते हैं ना, इस हवाले से यहाँ जो चीफ जस्टिस है इससे मुराद जुडिशल कमीशन है। अगर ये सरफराज डोगर साहब वहाँ जाते हैं तो रौला शोला तो पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, साहब से, बड़े बाखबर आदमी है, तो उन्होंने कहा जो भी चीफ जस्टिस आएगा तो वो चीफ जस्टिस ही होगा, खतों शतों को भूल जाएं। वैसे भी गुल हसन औरंगजेब साहब ने तो कोई दस्तखत नहीं किए थे उस खत पे, और वो काफ़ी हद तक इन दिनों मुहतात भी हैं। लेकिन बहरहाल गुड टू सी यू वाला मामला तो है ना। तो अब जो मियां दाऊद की खबर है उसके मुताबिक जनाब सरफराज डोगर साहब, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला चालू जरूर रहा है। ये वाली जो बात है, ये खबर जो मियां दाऊद की है ना, मियां दाऊद ने बड़े अंदर तक रसाई या मामला ने इन्फॉर्मेशन को भी पूरी होती है, बड़े उन्हें ठोक बजा के ट्वीट किया है मियां दाऊद ने। तो ये सर ये वाला मामला है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, इतना मुझे पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़ाहिर जुडिशल कमीशन ने मंजूरी देनी, और जुडिशल कमीशन में सारे जो है हुकूमत के हम क्या लोग ज़्यादा अक्सरियत जो है उन लोगों की है, तो वो थी। तो ये वाला जो बात है लाहौर हाई कोर्ट वाली बात,
ये बात बिल्कुल लगती है। सरफराज डोगर साहब वही है ना, आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ की जमानत लगी थी तो इन्होंने दो रुकनी बेंच था, डिवीजन बेंच था, सरफराज डोगर साहब सीनियर जज थे और इनके साथ असजज वेद गरहाल साहब थे। तो अदालत में ये अनाउंस कर दिया आगे अंदर से चैम्बर से, जो रीडर है उसने कि जनाब ये बेल जो है होगी है। तो बाद में जनाब सरफराज डोगर साहब ने कहा जनाब बेल होगी, और असजज वेद गरहाल साहब ने कहा चैम्बर में जाके वो उनका जनाब कोई बेल नहीं। तो इख्तलाफ हो गया था, फिर रेफरी जज के पास गया था, तो फिर वो जो उनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई थी। ये यहाँ मामला बना हुआ। और दूसरा ये जो है ना ट्रम्प कार्ड वाला मामला, ये वैसे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि यार ट्रम्प जो है ना वो इतना वेला नहीं हैगा, वो तो फर्स्ट यूएसए की बात कर रहा है कि ना मैंने उसकी अजमत बहाल करनी है। बाकी उसको छोटे मोटे मामला से क्या यार लेना देना इमरान खान जनाब, और इमरान खान क्या काम करेगा उनका, उनके काम करने के लिए बाकी बहुत सारे कुव्वतें मौजूद हैं सर। इमरान खान की क्या जरूरत है इनको, अमेरिका को। तो अब एक जो अमेरिकी अरबपति सरमायाकार है ना, एक कोई मैं करियाना मर्चेंट की गल नहीं कर रहा, अरबपति लोग सर, अरबपति सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं, और उसके सरबराह हैं जेंट्री बीच साहब। अच्छा, जेंट्री बीच साहब जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब है, एक तरह से आप कह लें कि बेतकल्लफ दोस्तों में से हैं, और उनकी फैमिली के साथ उनकी कुछ शराकतदारी भी है कारोबार में, और उनका जो इलेक्शन है उसमें ये सरमाया भी लगाते हैं। ये मैंने जो हमारे साफी वहाँ दोस्त बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, तो मैंने उनसे पूछा है कि जनाब ये जो जेंट्री बीच साहब हैं ये पाकिस्तान में आए हुए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रीनिल साहब हैं जिन्होंने ये कहा था जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं ट्वीट किए थे, और जनाब इन्होंने बड़ा उनको उठाया हुआ था पीटीए वालों ने। तो इनमें से ज्यादा करीब डोनाल्ड ट्रंप के कौन है? उन्होंने कहा जनाब जो ये रिचर्ड साहब है ना, इन्होंने तो पैसा लगाया बस, लेकिन उनकी जो असल दोस्ती है, जो फैमिली मरासम जिसको कहते हैं, वो जेंट्री बीच साहब के साथ है। अच्छा, जेंट्री बीच साहब जो है ना ये भी अदाकार रहे हुए हैं, और फिर वो शोभा छोड़ के इन्होंने फिर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की, बड़े इन्वेस्टर हैं। अब पाकिस्तान के दौर पे हैं, और लोगों ने जब साफियों ने उनसे सवाल किया कि जनाब रिचर्ड ग्रीनिल वाले मामले पे कि जनाब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान को रिहा किया, जब ये पता चला कि जनाब उन्होंने वो अपने ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिए, लेकिन मैंने उनका देखा है, किसी ने मुझे बताया था जनाब वो जो ना उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि जनाब वो जो ना 1.25 महीने या 45 दिन बाद जो ना उनके पिछले ट्वीट जो है वो गायब हो जाते हैं। वाकईतन मैंने देखा उनका अकाउंट, तो उनमें दिसंबर के कुछ तारीखों के थे, तो वाकईतन ऐसा ही लग रहा है कि जनाब वो ऑटोमेटिकली जो ना वो गायब हो गए हैं। तो अब जेंट्री बीच ये कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रीनिल ने मुझे खुद बताया कि उन्हें इमरान खान की जाली वीडियो दिखा के ना कोई उन्हें गुमराह किया गया, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई वीडियो शूडियो थी। और ये फिर आगे जाके जो बीच साहब हैं ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा ख्याल है कि रिचर्ड ग्रीनिल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया, और ग्रीनिल जो है वो पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है इसका मुकम्मल एहतराम करते हैं। उनकी जो पहले जो उन्होंने ट्वीट किए थे उससे ये लगता है ना कि बेगना जनाब के बंदे ने अंदर तक है, उन्होंने शायद समझ आना शुरू हो गई है, जो समझ आ गई है रिचर्ड ग्रीनिल के बारे में, इसी तरह के तासर का इजहार जो है वो जेंट्री बीच वो कर रहे हैं, और उनका जब वो ग्रेट अमरीकी है उसकी तारीफ भी उन्होंने की है, लेकिन साथ ही ये बता दिया कि जनाब इन लोगों ने उनको गुमराह किया था वो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इस वजह से कुछ दिखाया होगा ना इन्होंने कि जनाब ये देखें 26 तारीख को ये हो गया, नवंबर को ये हो गया जनाब, खूनो खून सड़कें हो गई हैं, पता नहीं क्या क्या, जैसे ये सोशल मीडिया में लगे रहते हैं इसी तरह उनको इन्होंने गुमराह किया होगा। उनका तो वैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही नहीं है, उनकी जो ड्यूटी है वो तो शुमाली कोरिया और वेनेजुएला पे है। बहरहाल उन्होंने कर दिया और फिर वो अब डिलीट भी हो गए। तो ये तो होगा जनाब वो वाला मामला। और दूसरा ये जो वफद आया हुआ ना, ये एवी कैवी का वफद नहीं है। जो इन्होंने बातें की हैं ना कि पाकिस्तान में किस तरह की सरमायाकारी करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने एक तो मादनियत की बात की है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब जो पेट्रोलियम और गैस के हवाले से जो काम होना चाहिए पाकिस्तान में वो
नहीं हो रहा। और तीसरा, उन्होंने रियल स्टेट के, वो खुद जो है वो मास्टर हैं, तो वो रियल स्टेट के हवाले से उन्होंने कहा जनाब पाक रियल स्टेट में भी हमें दिलचस्पी है, जहाँ उसमें भी काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनाब हम ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं कि 30 मंजिला जो इमारत है ना, वो 30 दिन में तैयार हो सकती है उस टेक्नोलॉजी के जरिए, ये वो कह रहे हैं। और फिर इसके लिए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा हमको मुज़ाकरात करने नहीं है, हम तो कारोबार करने हैं, और कारोबार अरबों रुपए का, अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ये जो है ना बीच साहब, जेंट्री बीच, ये साहब जो है इनका काम ही ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किस मुल्क में हो सकती है। और इनके ख्याल में पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। कुछ शोबे ऐसे हैं जो नज़रअंदाज किए गए हैं यहाँ पे, तो उन पे अगर सरमायाकारी की, जैसे इन्होंने पेट्रोलियम और गैस की बात की है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी लाने की बात की है रियल स्टेट में, तो ये ऐसे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ जाके सरमायाकारी की जाए। और फिर इनका एक पूरा ग्रुप है, वो सारे मिलके ही, वो ज़ाहिर है फिर ज़ाहिर स्टडी ये करते हैं, और बाकी जो हैं वो फिर इनकी स्टडी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह का मामला है। और उन्होंने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के तरीके तलकात हैं। एक बात ये कि हमारा तहदी है पाकिस्तान ना नेटो लाई था ना होया कि सड़ नाल बहरहाल वो एक कहते ने। और उन्होंने कहा जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान 4 साल नज़रअंदाज रहा ना, और फिर 80,000 जो हमारे लोग शहीद हुए हैं इस वार अगेंस्ट टेरर वाले इशू पे, तो उन्होंने जनाब उसका भी उन्होंने कहा कि जनाब ये इतनी शहादतें हैं, पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज नहीं किया। अब हालात बदलेंगे बकौल उनके, तो हालात बदलेंगे तो फिर जनाब इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप साहब हैं ये उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं, उनकी आशीर्वाद के साथ, उनकी मंजूरी के साथ, उनकी रजामंदी के साथ ये सारी बातें जो है ये कर रहे हैं। ये कह भी सकते थे, नरचेड़ वाला जो मामला है वो कह देते जनाब आप उनसे पूछें, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी वजाहत दी है कि जनाब ਅਸੀਂ इमरान खान के नाल कोई नहीं है, ये एवं तुसी ਉਹਦੇ एक ट्वीट तो उन्होंने तो गमराह करके इन्होंने ट्वीट करवाया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, फिर दोबारा किया भी नहीं। और आखिरी जो बात है कि जनाब खबरें चल रही हैं कि जनाब एक खबर ये चली है, अच्छा ना बाज़ औक़ात बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है ना, वो जब खबर दे देते हैं और हमारा ख्याल भी होता है कि जनाब ये बंदा जो है ये खबर बड़ी सच्ची देता है, तो फिर उस पर काम करना पड़ जाता है। तो खबर ये आई है जनाब कि जनाब जो इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं ना हुकूमत के साथ, तो उसकी वजह यह है कि जनाब पसे पर्दा इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जारी है। इस तरह की बात से आता है ये सामने। तो अब फिर उस पर मैंने जब ज़ाहिर है मुझे भी काम करना पड़ा, देखना पड़ा कि जनाब इसमें किस हद तक हकीकत है, किस हद तक हकीकत नहीं है। भाई जिस साहब के ज़रिए थोड़े बहुत राब्ते जो थे वो हो जाते थे, पैगाम रसानी हो जाती थी, या वो अपने तौर पे बेचारा लगा हुआ था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल ले, वो तो अली मीन गंडापुर साहब हैं। और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इमरान खान ने कर लिया वो नाराज। एक तो जेल में, अब ज़राए से मुझे खबर दे रहा हूँ, एक तो जेल में जनाब इन्होंने कोई करप्शन की बातें की कि वहाँ बड़ी करप्शन है, गुड गवर्नेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब ये आपके MP MN नहीं आते हैं तबादलों के लिए, मैं बात नहीं सुनता उनकी, तो ये जनाब फिर आपको आके शिकायतें लगाते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा पेशावर में जो तबादले शबादले हुए मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह की बातें शायद इन्होंने की हैं। तो अब उनको तो कर लिया उन्होंने रात। और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से एक साहब जो हैं PTI के, वो बता रहे थे कि अली मीन गंडापुर ने कहा जनाब मैंने तो जेब में इस्तीफा डाला हुआ है। गंडापुर साहब कह रहे हैं फिर मुझे क्या, ये जो नई क़यादत आ रही है सामने, अग्रेसिव क़यादत, हम बंद कर देंगे सड़कें, तो उनको आजमा लें, उनके ज़रिए अगर कुछ हासिल कर सकते हैं इमरान खान साहब तो ठीक है कर लें। मैंने तो इमरान खान की बेहतरी देखनी है ना, लेकिन मैं अपना इस्तीफा जेब च पाया है, ये उन्होंने कहा। और दूसरी जो मुज़ाकरात वाली बात है, अब पता ये चला है कि इन्होंने कोई कोशिश की किसी तरीके से, जनाब ये दूसरी मुलाकात वाली जो खबर है, इसी खबर में ये कहा गया जनाब दूसरी मुलाकात हुई और अली मीन गंडापुर ने आगाह किया उनको। दूसरी मुलाकात कोई नहीं हुई सर, एक बात। और दूसरी बात ये कि अली मीन गंडापुर साहब की ये ख्वाहिश थी कि एक मुलाकात जो है ना, जैसे वो चलते चलते एक मुलाकात हो गई थी पेशावर में, तो एक मुलाकात जो है आर्मी चीफ के साथ, जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी मुलाकात हो जाए। तो वो उस मुलाकात के हवाले से पता ये चला है कि आर्मी चीफ ने जो ये पैगाम रसानी करते थे ना, वो मैंने तबादलों के दिन जब इनके
लेफ्टिनेंट जनरल्स के तबादले हुए, तो उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि कुछ साहब थे जो जनाब आहिस्ता आहिस्ता कान में कहा करते थे जनाब कर लें मुलाकात, कोई बात नहीं, खैर है। तो उन साहब का भी तबादला हो गया हुआ GHQ से। तो उस तरफ से यानी कि आर्मी चीफ की तरफ से ये वाज़े दो टोक पैगाम दे दिया गया है ऐसे लोगों को जिनके कान में जाकर खुसर खुसर करने की कोशिश करते थे कि जनाब किसी सियासतदान से कोई मुलाकात नहीं करनी, PTI से तो खास तौर पे नहीं करनी। ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे सर बंद है आर्मी चीफ की तरफ से। हाँ, निचली सतह पे मुलाकातें होती रहती हैं लोगों की, ISI के में भी कुछ लोग होते हैं जो सियासतदानों के साथ राब्तों में रहते हैं, और फिर जो कोर कमांडर होता है मुतलका पेशावर का जैसे कोर कमांडर है उनकी और वज़ीर आला के मतलब इंतजामी मामला में गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन ये नहीं है कि जनाब कोई ये बैकडोर चल रहे हैं मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये इमरान खान को या तो ये पागल बना रहे हैं, इमरान खान समझना नहीं चाहते। अगर हाँ, उस खबर में ये भी है कि जनाब इमरान खान से ये कहा गया कि जनाब आप ना हाथ जरा हौला रखें फौज के ऊपर, और दूसरे दिन उनका ट्वीट आ जाता है या 2 वाला कि ये यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, जुल्म हो रहा है, गोलियां चल रही है वगैरह वगैरह। तो फिर ये मजाकत वाली खबर किस हद तक सदाकत हो सकती है, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। सारे दरवाजे बंद ने पाजी, अदालतों तो लोगों जो लेना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इन दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।